हेलो बच्चों, तो अपने टॉपिक चैप्टर फर्स्ट से रसायन विज्ञान में मापन को कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने 7 भौतिक आधार राशियां पढ़ी थी या आधार भौतिक राशियां पढ़ी थी। उन 7 को काम में लेते हुए अनेक राशियां, अनेक यूनिट्स भी बनाई जाती हैं, जिनमें से 7 में से कुछ और 1-2 जो अपनी यूनिट्स हैं जो हम बना सकते हैं इन 7 से, वो हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? जैसे सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं टेम्परेचर, ताप। हेडिंग लगा दो 1 नंबर, ताप, टेम्परेचर। देखिए, ताप के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ताप की एसआई पद्धति में जो यूनिट होती है, मात्रक होता है ताप का, वो क्या होता है? केल्विन। ठीक है, क्या होता है? केल्विन। यानी कि जब भी एसआई पद्धति में टेम्परेचर को मापने की बात आती है तो उसे हम केल्विन में लिखते हैं। ठीक है, देखिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन सी और यूनिट्स हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले केल्विन लिखिए। ताप की या ताप को निम्न 3 मात्रकों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। केल्विन, जिसको हम लिखते हैं के। दूसरा है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सी। और तीसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी डिग्री एफ। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के मात्रक इस आधार भौतिक राशि यानी टेम्परेचर के लिए दिए जाते हैं। यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 केल्विन या 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस प्रकार से टेम्परेचर को लिखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 डिग्री केल्विन को हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड को हम 10 केल्विन लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना, एक दूसरे में इंटरचेंज करना सीखेंगे अपन। ठीक है, कैसे इंटरचेंज करते हैं उसके लिए कुछ फॉर्मूला है। देखिए, सबसे पहला नंबर का फॉर्मूला अपन लिखते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड को हमें किस में बदलना है? केल्विन में। तो केल्विन में बदलना है, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है। देखिए, एक सेकेंड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो केल्विन इज इक्वल टू 273 या डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, यानी कि जो भी तुम्हें डिग्री सेंटीग्रेड में मान दिया जाता है उसको 273 प्लस कर दें तो केल्विन में मान आ जाएगा। देखिए, 273.15, या हम इसको लिख सकते हैं केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 ओनली 273 से अगर अपन उसको ऐड कर देंगे डिग्री सेंटीग्रेड को तो केल्विन में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर हम केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना चाहें तो सेकंड फॉर्मूला लिख लीजिए कि डिग्री सेंटीग्रेड यदि हमको दिया गया है, ठीक है, और उसको केल्विन में चेंज करना है तो ये हो गया। और सेकंड फॉर्मूला ये है कि केल्विन दिया गया है, उसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो केल्विन माइनस 273। ठीक है, ये लीजिए, ये हो गया केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना। तीसरा फॉर्मूला है कि यदि हमको डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए और डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए और डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो देखिए कैसे करेंगे अपन। 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड, 9/5 को किससे गुणा करेंगे? डिग्री सेंटीग्रेड से, प्लस 32। 9/5 को डिग्री सेंटीग्रेड जो दिया गया है उससे गुणा करेंगे इंटू प्लस 32। ठीक है, यदि हमको मान लीजिए डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और फ़ारेनहाइट दे रखा है तो वो तुम कर सकते हो इजीली। 5 को ऊपर ले आए, 9 को नीचे ले गए, ठीक है, F को इधर ले गए
तो देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट -32, 32 को इधर लेके गए और 9/5 को कैसे किया, 32 को इधर ले जाके और 5/9 से गुणा कर दिया, यानी कि 9 नीचे आ जाएगा इंटू 5। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में से 32 को माइनस करके और उसको गुणा कर देंगे 5/9 से। चौथा है अपना चौथा तो ये हो गया ना, चौथा ये हो गया। अब देखिए ये दो प्रकार के इंटर कन्वर्जन जो हैं टेम्परेचर की यूनिट्स के, वो ये हैं केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना। इसके बाद अब मान लीजिए हमको दिया गया है फ़ारेनहाइट में मान और उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, समझ रहे हो? तो उस फॉर्मूला में क्या करना है कि डिग्री फ़ारेनहाइट अगर अपन को दे रखा है और केल्विन चाहिए, डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है केल्विन चाहिए, तो डिग्री फ़ारेनहाइट को पहले डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करो और उसके बाद उसको यहां रख के केल्विन बदल दो, केल्विन बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मानक ताप। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन कितने हो गए, केल्विन कितने हो गए, 273 प्लस 25 यानी कि 298, 298 केल्विन। ये लीजिए, अब इसी को ही डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलो, इस 25 को रख दो यहां पर, तो 9/5 इंटू 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, तो कितना हो गया, ये कट गया, कितना आ गया, 9 पंजे 45 और 32 कितने हो गए, 77 हो गए क्या, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जैसे हम बात करें अपने मनुष्य के शरीर की, मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 36.99 होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं इसको। तो 37 यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर अपन कन्वर्ट करें तो कितना आता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर अपन कन्वर्ट करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, दिख तो रहा है ना, एक बार देख लेता हूं। ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 9/5 इंटू 37 प्लस 32, कितना आ गया भाई, 7.4 आ गया क्या, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.4, 5 7 35 है ना, और 2 बच्चा तो 5 चौके 20। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 9 7 63 और 3 66, 66.6 आ गया क्या, देख लो जरा एक बार गुणा करके, 9 चौके 36 और 9 7 63 और 3 66 प्लस 32 यानी कि कितना आ गया, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। अब देखिए 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। कभी कभी हमको बुखार हो जाता है, बुखार होने के बाद एक थर्मामीटर लेके डॉक्टर हमारे या तो मुंह में रखता है या बगल में दबाता है, तो उसमें हमारा जो टेम्परेचर निकल के आता है शरीर का बुखार के टाइम पे, कहता है 102 डिग्री बुखार है, 108 डिग्री बुखार है, 106 डिग्री बुखार है, 105 डिग्री बुखार है। तो वो बुखार डिग्री में जो बोला गया है तो डिग्री सेंटीग्रेड है या डिग्री फ़ारेनहाइट है। एक बात बताओ कि यदि मान लीजिए 102 डिग्री बुखार अपन को सेंटीग्रेड में हो गया, अरे 100 डिग्री पे तो पानी उबल जाता है। भरी गर्मियों में 55-50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम तपने लग जाते हैं, तो 102 डिग्री पे हमारा क्या हाल होगा, तो वो डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता भैया, वो क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर हो गई बात? चलो इसको एज इट इज उतार लो, ये एग्जाम्पल हो गया।
चलो इस कोरोना काल में एक बात बता देता हूं तुमको कि अगर हमारा टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में इतना आ रहा है या 37 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है तो इसका मतलब हम नॉर्मल टेम्परेचर पे हैं। कभी तुमने देखा होगा एक टेम्परेचर सेंसर होता है, थर्मल सेंसर जिसको बोलते हैं, जो ऐसे माथे पे ऐसे लगा के या हाथों में लगा के या उंगली में लगा के जैसे भी वो अपने शरीर का तापमान चेक करते हैं, ठीक है, ऐसे माथे पे लगाया और चेक कर लिया, तो वो थर्मल स्कैनर होता है और थर्मल स्कैनर हमारे शरीर का ताप नोट करता है। तो कोरोना चेक नहीं करता है, वो ये भी ध्यान रखना कि वो कोरोना को चेक नहीं कर रहा है, वो हमारे शरीर का ताप चेक कर रहा है, टेम्परेचर चेक कर रहा है। अगर मान लीजिए नॉर्मल से हमारा टेम्परेचर ज़्यादा आता है, हमारे शरीर का तापमान यदि नॉर्मल से ज़्यादा आता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि हमें कोरोना हो। तो इसलिए ऐसे पेशेंट का सैंपल लेके उसकी जांच कर ली जाती है। तो ये घबराने की जरूरत तो नहीं है कि ले भैया थर्मल स्कैनर लगा दिया, अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा मिल गया तो हम कोरोना पॉजिटिव है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। कई लोगों को ये भ्रम होता है कि कोरोना है भैया, ये कोरोना चेक करने की मशीन है। कोरोना चेक करने की मशीन नहीं है, वो सिर्फ टेम्परेचर चेक करता है हमारे शरीर का, और टेम्परेचर जो है डिग्री सेंटीग्रेड में भी शो करता है और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी चेक करता है। क्लियर हो गई बात यहां तक टेम्परेचर की? उतार लो इसको। सबसे पहले तो ये लिख दो कि ताप को निम्नलिखित 3 मात्रकों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तीनों लिख दिए और फिर एक एरो लगा के लिखेंगे, तीर लगा के, कि उपरोक्त 3 मात्रकों को एक दूसरे में निम्नानुसार परिवर्तित किया जा सकता है। और फिर ये ABCD 4 फॉर्मूला एंड देन एग्जाम्पल। उतारो। तो देखिए दूसरा है हमारा द्रव्यमान एवं भार। द्रव्यमान एवं भार, बीच में डिस्टर्ब हो गया था कैमरा, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए सब कुछ साफ दिख रहा है अब। देखिए अब तो द्रव्यमान एवं भार, द्रव्यमान क्या है? वजन, वजन मतलब भार, ठीक है। अब हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं द्रव्य। द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। द्रव्य तो किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, जिस मटेरियल से वो बना हुआ है, या द्रव्य भरा हुआ है, या जिस द्रव्य से वो बना हुआ है, उसकी मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान। द्रव्य की मात्रा। क्लियर हो गई बात? अब देखिए भार की बात कर लेते हैं। भार भी वही चीज है। अरे यार किसी भी चीज पात्र में हम जितना मटेरियल डालेंगे तो उसी का मान तो आएगा, और उसी का मान क्या है? भार है। फिर डिफरेंस क्या है इन दोनों चीजों में? देखिए कि किसी भी एक बैलेंस पर, तुला पर मैंने कोई भी एक 10 किलो का सामान रखा, ठीक है। उस तुला पर 10 किलो का जो सामान रखा है, उस सामान को मैंने ऐसे करके हल्का सा ऊपर उठा लिया। पहले तो 10 किलो दिखा रहा था, मैंने हल्का सा ऊपर उठाया, तो मैं क्या देखता हूं? क्या वो 10 किलो रहेगा? वजन कितना रह जाएगा उसका? 10 किलो से कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ऐसे ऊपर उठाते हैं तो। और यदि ऊपर से वजन लगा दे और ज्यादा तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसी चीज है, ऐसा आकर्षण है जो उसको नीचे की ओर खींच रहा है, जिसकी वजह से उसका द्रव्य, उसका वजन एक्चुअल आ रहा है। और वो कौन सा आकर्षण है? गुरुत्वाकर्षण। सब जानते हैं इस बात को। तो गुरुत्वाकर्षण बल जब लगता है किसी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण जब बल लगता है, तो उसका मान ही क्या है? उसका भार कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान ही क्या है? उसका भार कहलाता है। बोल साहब द्रव्यमान भी तो वही चीज है। अरे द्रव्यमान वही चीज है, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि वो 10 किलो का जो सामान था, जो बैलेंस पर यानी तुला पर रखा था, उसमें 10 किलो मटेरियल जो भरा हुआ है, क्या उसको तुम कम कर सकते हो ऐसे ऊपर उठा के? ऐसे ऊपर उठा के तुमने सिर्फ उसका वजन कम किया है, भार कम किया है, द्रव्य का मान कम नहीं किया है। गौर करना इस बात पे। तो द्रव्य का मान कम नहीं किया है। 10 किलो का मटेरियल 10 किलो का ही रहेगा, लेकिन उसका वजन कम हो जाएगा जब उसको अपन ऊपर उठा लेंगे। तो ध्यान रखें, भार क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल का मान, किसी भी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान। तो ये तो क्या हो गया? द्रव्यमान, यानी कि स्मॉल m।
तो ये हो गया द्रव्यमान मास। और गुरुत्वाकर्षण बल का मान वो क्या हो गया, भार यानी वेट। आई बात समझ में? जैसे अपन 9th क्लास 10th क्लास में जहां भी पढ़ा था अपन ने बल, है ना, बल पढ़ा था एक टॉपिक। तो बल के अंदर अपन ने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में ये पढ़ा था कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो हमारे ऊपर लग रहा है, वो गुरुत्वाकर्षण बल यहां सबसे ज्यादा है जिस जगह पर अपन टिके हुए हैं। लेकिन अगर इसकी दूरी बढ़ा दी जाए, पृथ्वी से उस वस्तु की दूरी बढ़ा दी जाए, तो दूरी बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होने लग जाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल का मान यदि कम होगा तो उसका भार यानी उसका वजन भी कम होने लग जाएगा। और तुमने ये भी पढ़ा है कि अगर ये दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाए और हम चांद पर पहुंच जाएं, चंद्रमा पर पहुंच जाएं, तो जहां हमारा वजन 60 किलो था वहां वो 10 किलो ही रह जाएगा। यानी कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान 1/6 गुना होता है पृथ्वी की तुलना में, छठा हिस्सा होता है। तो ध्यान रखें इस बात को कि गुरुत्वाकर्षण बल जहां पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लगता है, दूरी बढ़ने के साथ साथ वो कम होता जाता है, इसीलिए भार भी कम होने लग जाता है। लेकिन अब ये बताइए कि जो मटेरियल हमारे अंदर भरा हुआ है वो पृथ्वी पर जितना था चंद्रमा पर भी तो उतना ही मटेरियल रहेगा। ये थोड़ा ना कि हाथ अलग हो जाएगा, पैर अलग हो जाएगा, कान अलग हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो कहने का मतलब समझ रहे हो? तो मटेरियल यानी द्रव्य की मात्रा जितनी है उतनी ही रहेगी, द्रव्यमान उतना ही रहेगा। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, लेकिन भार गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ चेंज हो सकता है। ये फैक्ट याद कर लेना, याद हो जाना चाहिए सबको, ठीक है। तो भार क्या है, द्रव्यमान क्या है, वो अपन ने देख लिया। अब द्रव्यमान का मात्रक हमको पता है कि मात्रक क्या है इसका, किलोग्राम। और अगर छोटी मात्रा की बात करें, कम मात्रा में ले तो ग्राम, ठीक है। तो ये इसके मात्रक हो गए, उतार लो। तो तीसरा हमारा पैरामीटर होगा आयतन। हेडिंग डाल दो आयतन, यानी कि वॉल्यूम। अब आयतन जो है हमने देखो 10th क्लास में मैथ के अंदर पढ़ा था, आयतन क्या होता है, अलग अलग शेप के लिए अलग अलग दिया जाता है ना। लेकिन उन सब में कॉमन बात क्या होती है, कॉमन बात होती है कि जो आयतन होता है उसका मात्रक सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में दिया जाता है, यानी क्यूब के फॉर्म में दिया जाता है ना। तो ये तुमने पढ़ा होगा आर क्यूब, है ना। जैसे घन की बात करें तो भुजा क्यूब, है ना। और घनाभ की बात करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। गोले की बात करें तो उसका 4/3 या पाई आर क्यूब। तो इस तरह से क्यूब में चलता है ना। तो जो भी इकाई होती है, देखिए आयतन को हम वैसे तो देखो लीटर या मिलीलीटर, आयतन को लीटर या मिलीलीटर में व्यक्त करते हैं। लेकिन यदि हम एक शेप की बात करें, एक घन की बात करें, देखिए ये इस तरीके से घन बनाया, मान लीजिए मैंने एक छोटा सा घन बनाया, एक डब्बा बनाया एक छोटा सा, ठीक है, जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और मोटाई भी 1 सेंटीमीटर हो। तो 1-1 सेंटीमीटर जो भुजाएं हैं सारी, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आयतन देखो यहां से यहां, यहां से यहां और ये तीनों भुजाएं क्या है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो यदि इसकी बात करें तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, भुजा क्यूब, यानी कि 1 × 1 × 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके अंदर कोई भी एक लिक्विड भर के देखते हैं अपन, पानी भर दिया,
पानी भर दिया, उस पानी का आयतन जब हमने किसी भी आयतन मापी युक्ति, कोई भी डिवाइस यानी कोई पिपेट वगैरह से अपन ने जब इसको मापा तो क्या हुआ, देखो ये प्राप्त हुआ हमको 1 ml, 1 ml यानी कि 1 मिलीलीटर। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 1 ml, अगर हम 1000 ml की बात करें तो देखिए जरा, चूंकि 1 लीटर बराबर 1000 ml, 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ml यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब का इस तरह का एक बॉक्स बना के देखें तो देखिए किस तरह से बनेगा। ये बॉक्स बना, एक घन बना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम बोल सकते हैं 1000 ml या कह सकते हैं 1 लीटर। 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाया। एक बॉक्स तुम बना सकते हो घर पे जिसमें एग्जैक्ट 1 लीटर सॉल्यूशन आएगा। 1 लीटर का वो आयतन घेर के बैठेगा, यानी कि आयतन इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से ये बात, क्लियर हो गई बात। तो आयतन मापने के लिए हमारे केमिस्ट्री के अंदर, आयतन को मापने के लिए केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से डिवाइस काम आते हैं, कौन कौन से ग्लासवेयर काम आते हैं, वो मैं तुम्हें अब बता देता हूं एक बार। देखिए ये कुछ उपकरण मैं लेकर आया हूं जिनसे अपन आयतन मापने का काम करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं तुम्हें दिखाता हूं बीकर। ये बीकर है, बीकर कांच का भी होता है और बीकर प्लास्टिक में भी होता है, ठीक है। जैसे इस पे देखिए यहाँ पे 20, 40, 60, 80 इस तरह से देखो ये माप लिखे हुए हैं, पैमाने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है इन पे पैमाने जो बने हुए हैं इतना आयतन हम ले सकते हैं। ये 10 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml या 1 लीटर तक बीकर जो है होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं आयतन मापी सिलेंडर। सिलेंडर यानी कि बेलनाकार जो है, ठीक है। सिलेंडर शेप है इसकी। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस पे भी पैमाने बने हुए। अंशांकित सिलेंडर भी इसको बोलते हैं, अंशांकित सिलेंडर, ठीक है। तो ये हो गया अपना सिलेंडर। इसके बाद ये हो गया हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, आयतन मापी फ्लास्क। आयतन मापी फ्लास्क अलग अलग ml के होते हैं, अलग अलग आयतन के होते हैं। जैसे ये 25 ml का है, ये हो गया हमारा 500 ml का, ये देखिए 500 ml का है ना। और ये देखिए ये हो गया अपना 250 ml का। तो नहीं अलग अलग 10 ml से लेके और 1 लीटर 2 लीटर तक 5 लीटर तक, मतलब 2 लीटर तक ये कम से कम आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपन पिपेट। ये है हमारी पिपेट। पिपेट जो होती है ये 20 ml की पिपेट है और ये 5 ml की पिपेट है। पिपेट को कैसे काम में लेते हैं कि इसमें जो पानी भरा हुआ है, मान लीजिए इसमें पानी भर लिया या जो भी सॉल्यूशन भर लिया, उसमें इस तरह से लेके और मुंह से खींचते हैं, मुंह से खींचते हैं, मुंह से खींचते हैं। यहाँ एक निशान बना होता है, इस तरह से उंगली लगाकर उस निशान तक उसको अपन भरते हैं, ठीक है। यहाँ निशान जो ये नहीं पूरा भरना है, यहाँ निशान बना हुआ है, वो जिस पैमाने का होता है, यानी 20 ml का है तो ये निशान 20 ml पे होगा, है ना। और जैसे अब इसकी बात करें अपन तो ये यहाँ तक है 5 ml, इसमें 4.5, 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 और ये इस तरह से 0। तो ये 5 ml तक पैमाने इसमें बने हुए हैं। तो इसे छोड़ के हम जितना भी ml चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा इस 5 ml की अलावा 5 ml में अपने पास ग्लास के अलावा ये भी आती है इस तरह से, माइक्रो पिपेट्स बोलते हैं इनको। इस तरह से इसको भर लेते हैं
और भर के ये अपना जितना भी वॉल्यूम है, यानी ये 5 ml की है तो 5 ml इसमें भर सकते हैं। जैसे ये है अपने पास 1 ml की, तो इससे अपन जब प्रेस करते हैं तो ये 1 ml नापेगी। इस तरह से देखिए, ये है हमारे पास 0.05 ml की माइक्रोपिपेट, माइक्रोपिपेट बोलते हैं इनको, ठीक है। माइक्रोपिपेट का मतलब होता है जो बहुत कम आयतन मापने के काम आती हो पिपेट, तो ये पिपेट ही है एक तरह की, ठीक है। इस तरह से पिपेट हो गया, तो ये हो गया अपने पास 0.05 यानी 1 ml का 20वां हिस्सा तक इससे अपन मेजर करते हैं, हो गया। तो ये कुछ इस तरह के अपने पास ग्लासवेयर्स होते हैं, उपकरण होते हैं जो हमारे आयतन मापने के लिए केमिस्ट्री लैब में काम आते हैं, ठीक है। तो ये आयतन वाला उतार लो। इसके बाद नेक्स्ट अपन करते हैं कौन सा, घनत्व। सोच रहे होंगे यार सर बार बार जो भी है उसको साफ करने के लिए वैसे इस तरह जाते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं दूसरी जगह पे वीडियो बना रहा हूँ अपने लैब के अंदर, ठीक है। तो ये बोर्ड कुछ इस टाइप का है, इसको साफ करने के लिए कुछ ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, टाइम ज़्यादा लगता है ना, तो इसलिए टेंशन मतलब कुछ भी, आपने देखो साफ बिल्कुल मिल गया। घनत्व, नेक्स्ट अपना यूनिट है घनत्व, हेडिंग लगा दो 4 नंबर। तो घनत्व क्या है, देखिए पानी में तुमने देखा होगा बड़ी बड़ी नाव तैरती हैं, लकड़ियां जो हैं वो लकड़ियों का गट्ठर जो है बंडल, बड़े बड़े बंडल तैरने लग जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ अगर मैं उसमें डाल दूं तो वो डूब जाएगा, श्योर डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा, उसका रीजन क्या है डूबने का। देखिए हमने क्या किया, उस लकड़ी में से 1 सेंटीमीटर क्यूब, उस लकड़ी में से 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक टुकड़ा काट लिया। ऐसे ही पत्थर में से भी 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक टुकड़ा काट लिया। जल का जो घनत्व होता है वो होता है 1 ग्राम, अप्रोक्स 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मैंने तुम्हें नियम बताया था, नियम से चले तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इस तरह से लिखते हैं, माइनस वाली घात को जो है प्रायिकता दी जाती है बजाय ओब्लिक करने के, बटे लिखने के, ठीक है। देखिए तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो लकड़ी है उसका वजन तोलो और एक पत्थर जो है उसका वजन तोलो, और 1 सेंटीमीटर क्यूब जल का वजन तोला, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जल का वजन है 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर लकड़ी और 1 सेंटीमीटर पत्थर। अब ये ले लिया अपन, ये जो भी कोई पदार्थ तुम्हारी मर्जी हो जो ले लो। यदि मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब जल का घनत्व यानी जल का जो द्रव्यमान 1 ग्राम है, यानी 1 ग्राम से ज्यादा जिसका द्रव्यमान आता है प्रति सेंटीमीटर क्यूब में, द्रव्यमान यदि लकड़ी का ज्यादा आता 1 ग्राम से तो वो डूब जाती, लेकिन लकड़ी का वजन प्रति सेंटीमीटर क्यूब 1 ग्राम से कम होता है इसलिए वो तैरती है। और यहीं अगर पत्थर की बात करें तो पत्थर का प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो द्रव्यमान होता है वो 1 ग्राम से ज्यादा होता है, 1 ग्राम से ज्यादा होता है, यानी पानी से ज्यादा होता है, तो वो डूब जाता है। कहानी समझ में आ गई होगी पूरी। तो मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे कि प्रति सेंटीमीटर क्यूब या प्रति इकाई आयतन में उपस्थित किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाता है, उसका घनत्व कहलाता है। तो प्रति इकाई आयतन में किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। परिभाषा नोट कर लो। तो घनत्व बराबर, ये मत लिखना अभी, ठीक है। घनत्व बराबर द्रव्यमान जो भी तुमको दे रखा है, कितना भी वजन दे रखा है, बटे उस पदार्थ का जो द्रव्यमान दिया है उस पदार्थ का आयतन कितना है वो ले लेंगे, ठीक है। डेंसिटी को D से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान को M से रिप्रेजेंट करते हैं और आयतन को V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया घनत्व का। अब इन 3 इकाइयों में से D क्या है, घनत्व, M क्या है, द्रव्यमान, मास, और V फॉर वॉल्यूम यानी आयतन। तो हमारे पास ये 3 पैरामीटर में से कोई भी 2 पैरामीटर यदि हमको दिए जाएं तो हम तीसरा पैरामीटर निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यदि M और V दिए हैं तो घनत्व निकाल सकते हैं, D और V दिए हैं तो हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं, और यदि मान लीजिए M और D दिए हैं तो हम आयतन निकाल सकते हैं। तो ये क्लियर हो गई बात। घनत्व क्या होता है, तो घनत्व होता है प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान।
अब डी का मात्रक देख लो, तो डी बराबर m/v। तो डी का मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए डी बराबर क्या होता है m/v। m मतलब क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम, और आयतन यानी v का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गई बात। या इसको हम बोल सकते हैं किलोग्राम बटे मीटर क्यूब या किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये लीजिए, ये हो गया इसका मात्रक। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास 4 इकाइयां हैं, इन चारों इकाइयों के बारे में हमने पढ़ लिया और इन चारों इकाइयों के मात्रक देख लिए, चारों इकाइयों को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, ये 4 हमारी इकाइयां जो है सिलेबस में दे रखी हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जो अपन अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए।